the last session, we talked about some sections or relevant provisions related to TDS, and to continue with the same, the next in line provision is related to section 194 that deals with deduction of tax on dividend income specifically. And basically it says that if any individual shareholders, if he can obtain a certificate which is issued by the corresponding assessing officer who is responsible for assessing his or her income, then in that case that much of income including dividend income is shall be considered as exempt and TDS shall not be deducted upon the same. However, in case it is not obtained, then TDS shall be levied as per under section 194 on with respect to the dividend income that is being received by that particular person. So otherwise जो हम पहली प्रोविजन की बात कर रहे हैं जहाँ पर TDS डिडक्ट नहीं होगा, उसके लिए कंडीशंस क्या है? इफ़ द असेसी और इफ़ द कॉरस्पॉन्डिंग रिसीवर और शेयर होल्डर इज एबल टू प्रूव द फॉलोइंग कंडीशंस और फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस, इन दैट केस TDS शैल नॉट बी लेविड. वो कौन सी हैं कि डिविडेंड जो है वो इंडिविजुअल शेयर होल्डर को पे हो रहा है, कंपनीज या किसी और एंटिटीज़ को पे नहीं हो रहा, और जो शेयर्स जिन पे डिविडेंड पे हो रहा है वो एक स्टॉक एक्सचेंज पे, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं, ट्रेडेबल हैं, और जो शेयर्स हैं वो इशू किए गए हैं कंपनी में, ऐसी कंपनी के द्वारा जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है, मीन्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड सो ऑन. इट इज़ नॉट अ अनलिस्टेड कंपनी और अ प्राइवेट company. Then dividend must be paid through an account pay check only and not in cash or other any other mode. It could be payable through account pay check or it could be payable in digital mode as well. And finally, if dividend is payable to LIC, Life Insurance Corporation, that it also in that case dividends are considered to be exempt for LIC, so उनको उस पर TDS deduct नहीं होगा. For individual, the remaining conditions hold. और अदरवाइज अगर हम बात करें तो रेट ऑफ TDS क्या चार्ज होगा डिविडेंड पे, वो होगा एट द रेट ऑफ 10% फॉर ऑल डिविडेंड्स लिटरली कवर्ड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22E एज वेल दैट वी हैव टॉक्ड इनिशियली इन वन ऑफ आवर वीडियो सेशंस, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की जो वीडियो भी करी थी. हालांकि अगर अब हम बात करें तो ये जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है वो ख़त्म हो चुका है विद रिस्पेक्ट टू 1 अप्रैल 2020. सो जो डिविडेंड्स हैं अब वो टैक्सेबल हैं शेयर होल्डर के हाथ में. जिसको डिविडेंड मिल रहे हैं उसको अपनी इनकम इंक्लूड करना है. सेक्शन 1150 जो है वो ख़त्म हो चुका है. सो अब जिसको डिविडेंड मिल रहे हैं उसको अपनी इनकम में उसको ऐड करके डिस्क्लोज करना है, चाहे वो इंडियन कंपनी से मिल रहे हैं चाहे फॉरेन कंपनी से मिल रहे हैं, एनी हाउ, और कोई लिमिट नहीं है. देन अगर हम बात करें सेक्शन 194A की, तो वो बात करता है ऑल्सो ऑन इंटरेस्ट इनकम बट एक्सेप्ट द इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़. क्यों? क्योंकि सिक्योरिटीज़ के इंटरेस्ट पे हमने बात की थी, सेक्शन 193 कवर करता है अगर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ मिल रहा है. सो सिक्योरिटीज़ को छोड़ के अगर कोई इंटरेस्ट इनकम है तो वो कवर होगी सेक्शन 194A के अंदर. अब क्या प्रोविजन ये कहती हैं? ये कहती है कि एनी पर्सन, मीन्स इट कुड बी कंपनी, इट कुड बी लोकल अथॉरिटी, इट कुड बी एनी वन. सो पर्सन की जो हमने डेफिनेशन की थी अलग अलग एंटिटीज़, बट वो पर्सन इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए या HUF नहीं होना चाहिए. जो रिस्पॉन्सिबल है किसी भी रेजिडेंट को पे करने के लिए, इंटरेस्ट इनकम पे करने के लिए जो पे कर रहा है, एंड दैट इंटरेस्ट शैल बी एनी इंटरेस्ट एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़. In that case, that person shall charge or shall deduct at the time of crediting of such interest income to that particular person a TDS at the rate of applicables which are in force specifically for that year. सो कोई भी पर्सन हो जो कि इंडिविजुअल ना हो या HUF ना हो, उसके अलावा कोई भी एंटिटी हो जाए, AJP हो जाए, कंपनीज हो जाए, कोई भी हो जाए, जो इंटरेस्ट इनकम पे कर रहे हैं किसी को, किसी भी रेजिडेंट को रादर, और वो इंटरेस्ट इनकम किस बिहाफ में है, वो सिक्योरिटीज़ पे इंटरेस्ट नहीं है, वो और उस पर TDS डिडक्ट करना है कब? जब अमाउंट क्रेडिट किया जा रहा है या पेमेंट करी जा रही है, और किस रेट पे? जो रेट्स इन फोर्स हैं उस पर्टिकुलर ईयर के लिए नोटिफाई किए गए हैं अंडर दिस सेक्शन. हालांकि अगर हम बात करें तो कुछ केसेस में TDS डिडक्ट नहीं करना, इन केसेस में भी, इन केस ऑफ एनी पर्सन अदर देन कंपनी और फॉर्म, कंपनी और फॉर्म को छोड़ के कई केसेस में TDS जो है वो एग्जम्पशन अलाउड है, TDS डिडक्ट नहीं होगा इस सेक्शन के अंदर ही इंटरेस्ट इनकम पे भी. क्यों? उसके लिए कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी है. वो कौन सी? कि अगर वो पर्सन जिसको वो मिल रहा है वो फर्निश कर दे एक एफिडेविट थ्रू और सर्टिफिकेट ड्यूली इशूड बाय असेसिंग ऑफिसर और अ स्टेटमेंट इन राइटिंग anticipating or declaring his or her total income which is assessable and prove that
his or her total income during the year is less than the exemption limit that has been prescribed. So अगर वो पर्सन शो कर दे, अगर 60 ईयर से कम का पर्सन है, अगर वो शो कर दे कि उसकी टोटल इनकम फ्रॉम इंक्लूडिंग दिस इंटरेस्ट इनकम दैट इज ही और शी इज रिसीविंग, वो जो टोटल इनकम उसकी साल की है वो एग्जाम्पशन लिमिट से वैसे ही कम है, 2 लाख की है साल की इनकम ओवरऑल, सो उसका एफिडेविट दे दे या डेक्लेरेशन स्टेटमेंट इस बिहाफ पे दे दे, तो उस केस में ये जो इंटरेस्ट इनकम वो रिसीव कर रहा है सो उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा, वो एग्जाम्पशन उसको अलाउड हो जाएगी. ऑल्सो TDS इज़ नॉट टू बी डिडक्टेड अगर वो इंटरेस्ट अमाउंट जो पे किया जा रहा है वो स्पेसिफाइड लिमिट से कम है. सो अगर वो थ्रेश होल्ड लिमिट से ज़्यादा अमाउंट है इंटरेस्ट इनकम तभी TDS डिडक्ट करना है, अगर उससे कम है तो वो TDS डिडक्ट नहीं करना. वो कौन कौन सी हैं? अगर तो अमाउंट या एग्रीगेट ऑफ अमाउंट डिफरेंट अमाउंट दैट पर्सन इज रिसीविंग एज इंटरेस्ट ऑन डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स, अगर तो वो जो पेयर है जो पे कर रहा है वो बैंकिंग कंपनी है तो वो 10,000 से ज़्यादा नहीं है तो TDS डिडक्ट नहीं करना, अगर 10,000 से ज़्यादा है तभी TDS डिडक्ट करना, अगर उससे कम है तो TDS डिडक्ट नहीं करना. और अगर जो पे कर रही है कंपनी वो एंटिटी वो जो पर्सन वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो जो बैंकिंग का काम ही करता है, कोऑपरेटिव बैंक है, सो उस केस में भी 10,000 की लिमिट है. अगर कोई पोस्ट ऑफिस की स्कीम के अंदर डिपॉजिट्स हैं उसके अंदर इंटरेस्ट इनकम पे किया जा रहा है तो उसके केस में भी 10,000 है. सो बैंकिंग और पोस्ट ऑफिस के केस में चाहे स्केड्यूल्ड बैंक हो चाहे कोऑपरेटिव बैंक हो, अगर वो जो पे कर रही है एंटिटी जो बैंक या पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव बैंक, अगर वो 10,000 तक इंटरेस्ट इनकम पे कर रहे हैं तो TDS डिडक्ट नहीं करने की ज़रूरत. अगर उससे ज़्यादा का इंटरेस्ट पे हो रहा है irrespective of single account amount or irrespective of aggregates of amount that person may be receiving under different deposit scheme and so on. So उस केस में अगर 10,000 से ज़्यादा है तभी TDS डिडक्ट होगा इस सेक्शन के अंदर, अदरवाइज TDS डिडक्ट नहीं होगा. और एनी अदर केस अगर हो तो उस केस में कोई कंपनी है, कंपनी पे कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स हुए हैं, CDs हुए हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स या एनी हाउ, सो उस केस में 5,000 लिमिट है. अगर 5,000 से ज़्यादा का इंटरेस्ट इनकम मिल रही है तो TDS डिडक्ट करना है, अगर उससे कम मिल रही है तो TDS डिडक्ट नहीं करना इस सेक्शन के अंदर. बैंकिंग के केस में, पोस्ट ऑफिस के केस में 10,000 लिमिट है. सिमिलरली अगर वो जो इंटरेस्ट इनकम पे की जा रही है, अगर वो किसी बैंक को पे की जा रही है, LIC को पे की जा रही है, UTI किसी इंश्योरेंस कंपनी को पे की जा रही है, कोई ऐसी एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है सेक्शन के अंदर कि जिसको एग्जाम्प्ट किया जाएगा, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो बैंकिंग बिजनेस में एंगेज्ड है, कोई और ऐसी इनकम है विद रिस्पेक्ट टू डिपॉजिट्स विद बैंक और एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी या लैंड डेवलपमेंट बैंक हो, ये सारी एंटिटीज, SPV कोई बिजनेस ट्रस्ट की बनाई गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड है, उसको इंटरेस्ट इनकम मिल रही है उसकी इन्वेस्टमेंट पे, या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसने जीरो कूपन बॉन्ड्स के थ्रू उसको इंटरेस्ट इनकम मिल रही है उसमें सब्सक्राइब की. सो अगर इंटरेस्ट इन एंटिटीज़ को पे हो रहा है तो उस केस में भी TDS डिडक्ट नहीं करना. बाकियों के केस में अगर 5,000 से ज़्यादा मिल रहा है तो इंटरेस्ट इनकम डिडक्ट करना है, और अगर बैंक से मिल रहा है, कोऑपरेटिव बैंक है, पोस्ट ऑफिस के केस में है, डिपॉजिट स्कीम्स के, तो 10,000 सीलिंग है, अगर उससे ज़्यादा है तो डिडक्ट करना है, उससे कम है तो TDS डिडक्ट नहीं करना. देन अगर हम बात करें हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन है कैजुअल इनकम्स के रिलेटेड. अब हम 2 सेक्शंस की बात करेंगे, TDS ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल एज वेल एज दैट फ्रॉम विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस. जो कैजुअल इनकम्स हमने की थी इनकम अंडर दैट अदर सोर्सेज. विनिंग फ्रॉम लॉटरीज और क्रॉसवर्ड पजल को सेक्शन कौन सा कवर करता है? 194B. और ये सेक्शन क्या कहता है कि अगर अमाउंट 10,000 से ज़्यादा है, जैसे कि हमने उस वीडियो में भी पढ़ा था, उस सेशन में भी पढ़ा था, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी देखा था कि अगर 10,000 से ज़्यादा का प्राइज मनी है तो उस पर TDS डिडक्ट होगा. किस हिसाब से? अगर जैसे हमने बात की थी वहाँ पर 30% एंड सो ऑन प्लस सेस एंड सो ऑन. सो अगर तो जो अमाउंट है वो मॉनेटरी अमाउंट है तभी वो इस सेक्शन के अंदर चार्ज होगा. अगर वो काइंड में है, फॉर एग्जांपल किसी कॉन्टेस्ट में, क्रॉसवर्ड पजल में रेफ्रिजरेटर जीत लिया, कोई AC जीत लिया, कोई और काइंड वाली आइटम जीत ली रादर देन मॉनेटरी कैश और मॉनेटरी विनिंग. सो उस केस में जो पर्सन जो पे कर रहा है, जो दे रहा है वो गिफ्ट या वो विनिंग्स जो प्रोवाइड कर रहा है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि टैक्स जो है उस अमाउंट पे, उस आइटम पे हो चुका हो विच इज़ इन काइंड. देन TDS का रेट जैसे हमने अदर सोर्सेज वाले हेड में भी पढ़ा था, 30% चार्ज होता है अगर 10,000 से ज़्यादा हो जाए अमाउंट. और अगर नॉन रेजिडेंट हैं, फॉरेन कंपनी को छोड़ के नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं या कोई और हैं, तो उसके केस में 30.9% अगर 1 करोड़ तक की पेमेंट है, और 33.99% दैट इज़ रफली 34% अगर 1 करोड़ से ज़्यादा की पेमेंट हो रही है इस केस में विनिंग फ्रॉम लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल्स. देन फॉरेन कंपनीज़ ने अगर कोई जीता है विनिंग फ्रॉम लॉटरी या क्रॉसवर्ड पजल्स कंपनीज़ के बिहाफ पे, तो उस केस में अगर 1 करोड़ तक की पेमेंट है तो 30.9% TDS डिडक्ट होगा उतना. और अगर 1 से 10 करोड़ तक की पेमेंट हो रही है तो 31.5%, और 10 करोड़ से ज़्यादा की पेमेंट है तो 32.44%.
देन अगर हम बात करें TDS ऑन विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, सेक्शन कौन सा कवर है, 194BB। ये क्या कहता है कि कोई भी पर्सन जो पे कर रहा है, जो रिस्पॉन्सिबल है पेइंग करने के लिए, किस कॉन्टेक्स्ट में, हॉर्स रेसेस अगर किसी ने जीती है तो जिसने बैटिंग की है और जो ऑर्गेनाइज कर रहा है उसने पे आउट कर रहा है या जो भी कर रहा है, और जिसने बैटिंग की है जो जीता है उसको जो पे कर रहा है ऑन अकाउंट ऑफ विनिंग फ्रॉम हॉर्स सच हॉर्स रेसेस एनी अमाउंट विच इज एक्सीडिंग 10,000 रुपीज़, अगेन दैट द लिमिट दैट वी टॉक्ड इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेडिंग। सो उस केस में उसको TDS डिडक्ट करना है ऑन रेट्स इन फोर्स फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर्स। हालांकि अगर हम बात करें रेट्स ऑफ TDS स्पेसिफिकली क्या हैं, जैसे हमने ऊपर बात की विनिंग फ्रॉम लॉटरीज और क्रॉसवर्ड पजल, इस केस में भी अगर रेजिडेंट को पे हो रहा है तो 30%, अगर नॉन रेजिडेंट को पे हो रहा है, इंडिविजुअल्स को या किसी भी और एंटिटी को, फॉरेन कंपनी नहीं होनी चाहिए, 1 करोड़ तक की पेमेंट है तो 30.9%, सेम है जैसे विनिंग फ्रॉम लॉटरीज या क्रॉसवर्ड पजल के लिए, सीलिंग्स जो परसेंटेज अमाउंट है वो सेम है। और अगर उससे ज़्यादा पे हो रहा है तो 33.99%, जो ऊपर एग्जैक्ट रेट्स प्रिस्क्राइब्ड हैं सिमिलरली इसी पे भी एप्लीकेबल हैं, बिकॉज बोथ आर फॉर्म ऑफ कैजुअल इनकम स्पेसिफिकली। और अगर फॉरेन कंपनी की बात करें 1 करोड़ तक की पेमेंट है तो 30.9%, और अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की पेमेंट है तो 31.5%, और 10 करोड़ से ज़्यादा है तो 32.44%। देन अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस पे कमीशन अगर मिल रहा है एजेंट्स को या एनी हाउ किसी को, सो उसके लिए सेक्शन है 194D। और ये सेक्शन क्या कहता है कि जो भी इंश्योरेंस कमीशन जो मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ एनी रेम्यूनरेशन एज ए कंपनसेशन, और रेम्यूनरेशन कोई मिल रही है उसको, या रिवॉर्ड मिल रहा है जैसे कमीशन होता है, सॉर्ट ऑफ बोनस होता है फॉर प्रिक्योरिंग इंश्योरेंस बिजनेस और गेटिंग इंश्योरेंस बिजनेस एजेंट्स को या एनी हाउ, सो उस केस में वो जो अमाउंट मिल रहा है उस पर TDS डिडक्ट होगा, और वो किस सेक्शन के अंदर कवर होगा, 194D के अंदर। So it includes even the policies which are subject to renewal or revival of such insurance policies, and not only for fresh policies only. So कोई भी अगर रेजिडेंट पर्सन जो इंश्योरेंस कमीशन रिसीव कर रहा है, कोई एजेंट या एनी हाउ एनी एंटिटी जो रेजिडेंट पर्सन हो, कंपनी भी हो सकती है, और अगर उसका जो पेमेंट अमाउंट है वो एक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा एक्सीड हो रहा है, वो थ्रेशोल्ड क्या है, 15,000 रुपीज़। सो अगर उससे ज़्यादा का इंश्योरेंस कमीशन पे आउट किया जा रहा है तो TDS डिडक्ट होगा उस पेमेंट पे। उन केसेस पे क्या रेट है, 5% के हिसाब से TDS डिडक्ट होगा जितनी पेमेंट हो रही है, अगर 15,000 से ज़्यादा का है, और अगर वो जो जिसको मिल रहा है वो रेजिडेंट पर्सन है और वो कंपनी नहीं है, इंडिविजुअल हो सकता है, HUF हो सकता है, कोई भी एंटिटी हो सकती है, बट कंपनी नहीं होनी चाहिए। और 10% के हिसाब से चार्ज होगा अगर जो रेसिपिएंट है वो कंपनी है। सो अगर कंपनी को इंश्योरेंस कमीशन मिल रहा है, फॉर एग्जांपल बैंक्स के साथ टाई अप किया होता है इंश्योरेंस कंपनीज ने, सो अगर उनको इंश्योरेंस कमीशन मिल रहा है, फॉर एग्जांपल एनी हाउ, या किसी और केस में 2 कंपनीज ने टाई अप कर लिया डाटा शेयर करने के लिए या इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचने के लिए, सो अगर तो जिसको कमीशन दे रहे हैं अगर तो वो इंडिविजुअल है, HUF है, कोई भी और एंटिटी है, तो 5% के हिसाब से TDS डिडक्ट होगा। और अगर वो कंपनी है, एक डोमेस्टिक कंपनी है, इंडियन कंपनी है जिसको पे किया जा रहा है कमीशन, तो उस केस में 10% अमाउंट, जितना भी अमाउंट उसको पे किया जा रहा है, अगर अमाउंट 15,000 से ज़्यादा है तो उस पर TDS डिडक्ट 10% के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। देन अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करें, उसके अंदर कोई पेमेंट हो रही है, जब लाइफ इंश्योरेंस की कोई पॉलिसी ली थी उस पर फिर फाइनली पेमेंट हो रही है उस पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में, तो उस पर भी अगर वो थ्रेशोल्ड ब्रेक से ज़्यादा अमाउंट मिलता है तो TDS डिडक्ट होगा। सेक्शन कौन सा है, इंश्योरेंस कमीशन के लिए 194D, और लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी की पेमेंट पे 194DA। और ये सेक्शन क्या कहता है कि कोई भी पर्सन जो सम पे कर रहा है, कोई कंपनी पे कर रही है, बेसिकली एनी हाउ कंपनीज ही पे कर रही, सो अगर वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कोई सम पे किया जा रहा है किसी को, और ये कंडीशंस फुलफिल की जा रही हैं, जो स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, वो कौन सी है, जिसको पे किया जा रहा है वो एक रेजिडेंट पर्सन है, ठीक है, वो अथॉरिटी भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, और जो पेमेंट की जा रही है वो ज़रूरी नहीं है सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में ही हो, इट ऑल्सो इंक्लूड्स बोनस, अगर कोई बोनस भी दिया जा रहा है इन एडिशन टू सम एश्योर्ड, सो उसको भी इंक्लूड करना। और अगर वो अमाउंट जो है वो एग्जेम्प्ट नहीं है रेसिपिएंट के हाथ में अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10D, सो उस केस में जो है वो अमाउंट ऑफ पेमेंट अगर 1 लाख से ज़्यादा का हो रहा है, इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर 1 लाख से ज़्यादा की पेमेंट की जा रही है, तो उस पर TDS डिडक्ट होगा 1% के हिसाब से ऑफ टोटल सच अमाउंट। देन अगर हम बात करें कोई जैसे IPL में फॉरेनर प्लेयर्स आके खेलते हैं, सो अगर कोई नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन है या कोई स्पोर्ट्स एसोसिएशन है नॉन रेजिडेंट बाहर की, उसको अगर कोई पेमेंट की जा रही है तो उस पर भी TDS डिडक्ट होगा अंडर सेक्शन 194E।
और ये सेक्शन क्या कहता है कि अगर कोई इनकम रेफर की जा रही है अंदर सेक्शन 115 BBA, जो हमने शुरुआत में भी सेक्शंस किए थे, अगर वो नॉन रेजिडेंट पर्सन को, स्पोर्ट्समैन को, एसोसिएशन को, इंस्टीट्यूशन को पे किया जा रहा है जो कि नॉन रेजिडेंट है, जैसे IPL में फॉरेनर प्लेयर्स को पेमेंट मिलती है खेलने के लिए, उनकी जब ऑक्शन होती है। सो पर्सन जो पेमेंट कर रहे हैं, जो एंटिटीज़ पेमेंट कर रही हैं, उसको TDS डिडक्ट करना है एट द रेट ऑफ 20.6% के हिसाब से ऑन सच पेमेंट्स। देन अगर नेशनल सेविंग स्कीम्स के अंदर कोई डिपॉजिट करवाते हैं तो उसके रिगार्डिंग उसमें से फिर पेमेंट मिल रही है, डिपॉजिट्स जो किए गए थे नेशनल सेविंग स्कीम के अंदर किसी स्पेसिफाइड उसके स्कीम के अंदर, सो उस केस में अगर उसकी पेमेंट मिल रही है जस्ट लाइक दैट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हमने बात की, सेक्शन 194 EE कवर करता है उसकी पेमेंट्स को। और ये क्या कहता है कि कोई भी अगर पेमेंट पर्सन है जो पे कर रहा है, जिसने ऐसा अमाउंट डिपॉजिट करवाया था NSS में और उसको पेमेंट की जा रही है और उसने डिडक्शन क्लेम की है अंडर सेक्शन 80 जो हमने बात की थी, डिफरेंट सेक्शन 80 की सब कैटेगराइजेशंस पड़ी थी, सो उस केस में TDS एट द रेट 10% शैल बी चार्ज ऑन सच पेमेंट्स। और कब चार्ज होगा? अगर टोटल अमाउंट जो पे किया जा रहा है उस पर्सन को या जो पेमेंट हो रही है अगर वो 2500 से ज़्यादा हो इस सेक्शन के अंदर, तभी उस पर TDS डिडक्ट होगा। अगर 2500 तक पेमेंट है तो फिर TDS डिडक्ट नहीं होगा इन अ फाइनेंशियल ईयर। देन अगर पेमेंट लीगल हेयर्स को मिल रही है, फॉर एग्जांपल नेशनल सेविंग स्कीम जिसने डिपॉजिट्स किए थे उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसकी फैमिली को, लीगल हेयर्स को, बच्चों को पेमेंट मिल रही है विद रिस्पेक्ट टू सच डिपॉजिट्स, सो उस केस में TDS डिडक्ट नहीं करना है, ये एक एग्जम्पशन अलाउड है लीगल हेयर्स को। देन अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड्स की यूनिट है, वहाँ पर सब्सक्राइब किया था और म्यूचुअल फंड्स की यूनिट की रीपेमेंट अब मिल रही है वापस, ठीक है, उसको आप फॉरगो कर रहे हो और वापस उस पर जो है यूनिट्स बेचकर उसकी पेमेंट ले रहे हो, सो सेक्शन 194F उस पर एप्लीकेबल होता है फॉर म्यूचुअल फंड्स के लिए, F कॉनोटेशन दैट यू कैन रिमेंबर इट आउट। और क्या प्रोविज़न कहती है कि जो यूनिट्स कवर अंडर सेक्शन 80 CCB और जिस पे डिडक्शन क्लेम की गई थी सब्सक्रिप्शन के टाइम पे, इन्वेस्टमेंट के टाइम पे, सो उस केस में TDS जो है वो डिडक्ट करना है 20% के हिसाब से इफ़ देयर इज़ सच पेमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स और रीपेमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड मनी इनटू सच अकाउंट। देन अगर हम लॉटरी टिकट्स की बात करें, कोई लॉटरी का बिजनेस है, किसी का लॉटरी के टिकट्स बेचते हैं, फॉर एग्जांपल पंजाब स्टेट लॉटरीज़, कर्नाटका स्टेट लॉटरीज़, नागालैंड स्टेट लॉटरीज़, सो किसी का बिजनेस ये है, ये काम यही कर रहे हैं कि वो लॉटरीज़ बेचते हैं, उनका सो उस केस में उनको कमीशन मिल रहा है जो भी लॉटरी टिकट्स बेच रहे हैं, सो उस पर अगर वो कमीशन एक स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा है उस पर्टिकुलर बिजनेस को, इंडिविजुअल को, कंपनी को मिल रहा है, सो उस पर भी TDS डिडक्ट होगा अंडर सेक्शन 194G। क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं कि जो पर्सन जो है वो कमीशन पे कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्टेट लॉटरी डिपार्टमेंट और एनी हाउ, सो उस पर्सन को जो कि उसका स्टॉकिस्ट है या डिस्ट्रीब्यूटर है या जो परचेज़ करता है लॉटरी टिकट्स और फिर आगे बेचता है जिसका बिजनेस है, सो उस केस में अगर उस पर्सन की टोटल जो एग्रीगेट अमाउंट उसको पे किया जा रहा है वो 15,000 से ज़्यादा है एट एनी स्पेसिफिक टाइम और एनी स्पेसिफिक पेमेंट, सो 5% के हिसाब से उस अमाउंट पे TDS डिडक्ट कर लेना है पहले ही। देन अगर हम बात करें कमीशन या ब्रोकरेज अगर किसी को मिल रही है, सो उसके अंदर सेक्शन कवर है 194H और ये सेक्शन क्या कहता है कि कोई भी पर्सन जो पेमेंट कर रहा है एक्सेप्ट इंडिविजुअल या HUF नहीं होना चाहिए, वो कंपनी हो सकती है, लोकल अथॉरिटी हो सकती है, कोई भी एंटिटी हो सकती है, और किसी रेजिडेंट पर्सन को पे किया जा रहा है, क्या पे किया जा रहा है, कमीशन पे किया जा रहा है या ब्रोकरेज पे किया जा रहा है, और वो जो कमीशन है वो इंश्योरेंस का कमीशन नहीं है, इंश्योरेंस कमीशन हमने अभी सेक्शन 194D में कवर किया है। सो उसके अलावा अगर किसी भी फॉर्म में कोई कमीशन है, ब्रोकरेज पे की जा रही है रेजिडेंट्स को, सो वो उस 174H सेक्शन के अंदर कवर होगी। और क्या प्रोविजन है? TDS एट द रेट ऑफ 5% शैल बी चार्ज ऑन सच पेमेंट इफ़ द टोटल अमाउंट ऑफ पेमेंट एक्सीड्स ₹15,000। अगर 15,000 से कम है तो TDS नहीं डिडक्ट होगा, अगर 15,000 से ज़्यादा की पेमेंट हो रही है तो TDS डिडक्ट होगा इन सिंगल अमाउंट और एन एग्रीगेट। देन जो कमीशन ऑन प्रोफेशनल सर्विसेज भी होता है वो भी इस सेक्शन के अंदर अलाउड नहीं है, बिकॉज प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज पे जो TDS डिडक्ट होता है उसके लिए एक सेपरेट ही सेक्शन है हमारे पास स्पेसिफिकली। देन अगर किसी को रेंट से इनकम हो रही है तो उस पर भी TDS डिडक्ट होगा, उसका सेक्शन कॉरस्पॉन्डिंग है I। सो 194I डील्स विद इनकम फ्रॉम रेंट एंड व्हाट डज दिस सेक्शन सेज कि इफ़ अ रेंट इज़ बीइंग पेड बाय एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और HUF, सो इंडिविजुअल रेंट ना पे कर रहा हो, वो जो रेंट पे कर रहा हो वो कोई कंपनी हो सकती है, लोकल अथॉरिटी हो सकती है, कोई और AJP हो सकती है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई भी एंटिटी हो सकती है, इंडिविजुअली और HUF नहीं, उनके लिए अलग सेक्शन है। 80 के अंदर भी सेक्शन आता है, वो भी हमने वहाँ पर भी कवर किया था।
था। और यहाँ पर भी देखेंगे एक डिफरेंट सेक्शन है रेंट रिसिप्ट की। सो अगर कोई रेंट पे कर रहा है, पर्सन, एंटिटी, कोई कंपनी पे कर रही है, लोकल अथॉरिटी कोई भी एंटिटी पे कर रही है, और वो जो रेंट है वो बेसिकली ये पेमेंट है फॉर अवेलिंग सम अकोमोडेशन और प्रेमिसेस, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स पेमेंट मेड फॉर लीजिंग और सब लीजिंग और टेनेंसी, जैसे कि किराए पे रहने के लिए। एंड इट इंक्लूड्स नॉट ओनली द ब्रिक एंड मोटार्स, दैट इज बिल्डिंग और लैंड ओनली, इट ऑल्सो इंक्लूड्स such type of ancillary support services like furniture which is being included in that building and so on. सो उस केस में जो पेमेंट है उस रेंट पे जो पे किया जा रहा है, जो पे रेंट कर रहा है पर्सन, वो कंपनी रेंट पे कर रही है, कोई भी एंटिटी पे कर रही है, उसको TDS डिडक्ट करना है एट द रेट ऑफ 10% अगर फर्नीचर, फिटिंग्स, लैंड और बिल्डिंग के कॉन्टेक्स्ट में पे किया जा रहा है, और 2% अगर प्लांट एंड मशीनरी के लिए रेंट पे कर रहे हैं। अगर प्लांट एंड मशीनरी कोई रेंट पे लेकर यूज़ कर रहा है तो उसके लिए 2%, और बाकी के केसेस में 10% जो है वो TDS डिडक्ट करेगा जब वो पेमेंट की जा रही है। अगर वो टोटल अमाउंट ऑफ पेमेंट जो पेमेंट कर रहे हैं वो 1,80,000 रुपये से ज़्यादा है एक साल में। सो अगर कोई भी एंटिटी एक्सेप्ट इंडिविजुअल और HUF 1,80,000 से ज़्यादा का रेंट पे कर रहे हैं एक साल में, सो लैंड बिल्डिंग के केस में 10% पे TDS डिडक्ट होगा, और प्लांट एंड मशीनरी के केस में रेंट पे कर रहे हैं तो 2% के हिसाब से उस अमाउंट पे TDS डिडक्ट करना है। देन TDS डिडक्ट नहीं होगा किस केस में? अगर जो रेंट है वो किसी बिजनेस ट्रस्ट को पे किया जा रहा है, और वो बिजनेस ट्रस्ट कौन सा है? जो एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एस्टेब्लिश किया गया है अंडर स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। देन सरचार्ज और सेस जो है इस केस में TDS पे एप्लीकेबल नहीं होता। कई केसेस में हम देखेंगे सरचार्ज और सेस भी TDS के अमाउंट के साथ चार्ज किया जाएगा। देन अगर हम बात करें इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर कोई ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई प्लॉट, कोई घर, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा रही है, उसकी सेल ट्रांजैक्शन हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है, सो उस पर भी जो अगर पेमेंट एक प्रिस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड से एक्सीड करेगी तो TDS डिडक्ट करना है। सेक्शन कौन सा लागू होता है? 194IA। और ये सेक्शन क्या कहता है कि कोई भी अगर सम पे कर रहा है एज अ कंसिडरेशन मीन्स फॉर ऑब्टेनिंग सच इमूवेबल प्रॉपर्टी, सो जो बायर है वो पे कर रहा है ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेने के लिए, और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होनी चाहिए, उस पर TDS नहीं है, अदरवाइज कोई और भी प्रॉपर्टी किसी भी तरह की हो सकती है वो, सो उस पर TDS डिडक्ट होगा अगर उसकी जो वैल्यू है, जो ट्रांसफ़र अमाउंट है, जो कंसिडरेशन पे कर रहा है, अगर वो 50 लाख से ज़्यादा है तो। सो अगर 50 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टी है एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल लैंड जिस पे ये प्रोविजन लागू नहीं है, सो उस केस में उस पर TDS डिडक्ट होना है, चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी, कोई भी हो। और इमूवेबल प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं तो इट इंक्लूड्स एनी लैंड एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल लैंड और बिल्डिंग और एनी पार्ट ऑफ देयरऑफ। इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में वो सारी चीज़ें आती हैं जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 है हमारे पास, इंडिया में लागू है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सो उसमें जो जो चीज़ें कवर की जाती हैं, जिस जिस चीज़ को बोला जाता है कि ये सारी चीज़ इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा, सो वो जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है 1882, उसके अंदर जो डेफिनेशन, जो उसका वाइड हॉराइजन दिया गया है मूवेबल प्रॉपर्टी का, वो सारा इस केस में भी लागू होगा इस सेक्शन को अट्रैक्ट करने के लिए। सो टैक्स जो है वो TDS डिडक्ट होगा जब वो पेमेंट की जा रही है बायर के द्वारा जिसने प्रॉपर्टी इमूवेबल खरीदनी है टू द अकाउंट ऑफ सेलर, जो प्रॉपर्टी बेच रहा है उसको, चेक और ड्राफ्ट और एनी अदर मोड, जिस भी फॉर्म में वो पेमेंट हो रही है। और किसके लिए लागू है? वो सब के लिए ये प्रोविज़न लागू है, चाहे वो कंपनी खरीदने वाली, जो खरीदार है, जो बायर है, वो कंपनी हो, इंडिविजुअल हो, फर्म हो, लोकल अथॉरिटी हो, कोई भी खरीद रहा है अगर 50 लाख से ज़्यादा, तो उस केस में उस प्रॉपर्टी पे TDS डिडक्ट होना है। क्या होगा? डिडक्ट कौन करेगा? बायर, जो अमाउंट पे कर रहा है, और जिससे प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो रेजिडेंट पर्सन होना चाहिए, नॉन रेजिडेंट नहीं होना चाहिए। और TDS डिडक्ट होगा 1% ऑफ सच वैल्यू। सो 50 लाख से ज़्यादा जितने की अमाउंट है, जितने का सौदा हो रहा है, सो जितने की ट्रांजैक्शन है, 1% के हिसाब से TDS उस ट्रांजैक्शन पे डिडक्ट होगा। फिर देन चलान फॉर्म दिया गया है 26QB फाइल करना होता है, और फॉर्म 16A इशू किया जाता है 1 हफ्ते के अंदर। देन रेंट पे हम बात करें 194IB, अभी हमने इनकम ऑन रेंट पे TDS पहले भी बात की है जो रिसीव किया जा रहा है। इस केस में अब ये डिफरेंशिएट कैसे करता है? अगर आपको रिकॉल हो, अभी हमने पीछे जो रेंट इनकम पढ़ा वहाँ पर लिखा था एक्सेप्ट इंडिविजुअल्स और HUF, सो वो इंडिविजुअल्स और HUF पे लागू नहीं था, बाकी सब पे लागू था। इंडिविजुअल और HUF के लिए कौन सा सेक्शन है? 194IB। सो ये जो सेक्शन है यहाँ पर जो रेंट पे किया जा रहा है इंडिविजुअल और HUF के द्वारा, वो इसमें कवर है। जो कंपनीज, फर्म्स, बाकी सब पे कर रहे हैं और 1,80,000 तक पे कर रहे हैं, वो अभी हमने पिछले सेक्शन में कवर किया ऑन डिफरेंट रेंट कवर्ड।
सो इट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑल एंटिटीज़ जिनकी बुक्स जो है वो ऑडिटिंग की ज़रूरत नहीं है अंडर सेक्शन 44A जो हमने बिजनेस और प्रोफेशन की हेडिंग पढ़ी थी. सो अगर रेंट पे किया जा रहा है किसी रेजिडेंट को फॉर यूज़ ऑफ लैंड और बिल्डिंग स्पेसिफिकली, सो उस केस में जो है वो TDS डिडक्ट करना है. और अगर वो जो रेंट पे किया जा रहा है 50,000 से ज़्यादा है पर मंथ, तो उस केस में उस पर TDS डिडक्ट होगा. किस रेट पे? 5% ऑफ सच अमाउंट इफ़ प्रोवाइडेड दैट अमाउंट इज़ मोर देन ₹50,000 पर मंथ. सो TDS डिडक्ट कैसे करना है? अब कैसे करना है? लास्ट वाला जो मंथ होगा उसका जो अमाउंट आपने पे करना है उससे पहले आपको TDS डिडक्ट करना है, एंटिसिपेटिंग कि अगर मैंने 10 महीने 50,000 से ज़्यादा का रेंट दे दिया है तो फाइनल मंथ का रेंट मिला के टोटल कितनी अब इसको जो मैं पे कर रहा हूँ बन रहा है. सो जो फाइनल मंथ का अमाउंट है वो उसको पे नहीं करना, उसको आप एज अ TDS पे कर सकते हैं. और अगर टेनेंसी, अगर आपकी जो रेंट एग्रीमेंट है वो पहले उससे पहले ख़त्म होता है, फॉर एग्जांपल फेब में ख़त्म होता है, तो जब वो लास्ट मंथ है, जो लास्ट मंथ है टेनेंसी का, अगर ईयरली कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है, तो अगर वो फेब में जैन में ख़त्म होता है टेनेंसी या रेंट एग्रीमेंट, सो वो जो लास्ट मंथ जो भी होगा उसमें से जो TDS पेमेंट है वो डिडक्ट करनी है रेंट अमाउंट में से. और किसने डिडक्ट करना है? जो पे कर रहा है रेंट को, सच रेंट. और इस केस में कौन कौन से कवर है? इंडिविजुअल और HUF. देन अगर कोई जॉइंट डेवलपमेंट का है अरेंजमेंट, उसके अंदर कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट हुआ तो उसके केस में 194 IC रादर सेक्शन एप्लीकेबल है. जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो सेक्शन 45(5) सब सेक्शन A के अंदर कवर्ड हैं वो आएंगे. और कंसिड्रेशन सिर्फ मनी कंसिड्रेशन अलाउड है, काइंड वाली या प्लांट एंड मशीनरी की एक्सचेंज वाली वो इसके अंदर कवर नहीं माने जाएंगे उनको. और पेमेंट जो है वो रेजिडेंट पर्सन को ही मिल रही हो. पर्सन कोई भी हो सकता है, कंपनीज, 2 कंपनीज में भी जॉइंट डेवलपमेंट का एग्रीमेंट हो सकता है, कोई भी नहीं हो. और TDS एट द रेट ऑफ 10% शैल बी चार्ज ऑन अकाउंट ऑफ सच पेमेंट्स. देन टेक्निकल और प्रोफेशनल सर्विसेज अगर अवेल की जा रही हैं किसी कंपनी के द्वारा, किसी इंडिविजुअल के द्वारा, किसी भी एंटिटी के द्वारा, लोकल अथॉरिटी के द्वारा, सो उस केस में वो जो टेक्निकल और प्रोफेशनल सर्विसेज किसी फॉर्म से या किसी भी एंटिटी से अवेल कर रहे हैं उसकी जो है अगर वो अवेल की जा रही हैं तो उस पर भी TDS डिडक्ट होगा, उनकी जब पेमेंट की जाएगी उन फॉरेन या आउटसाइड एंटिटीज़ को, स्पेशलाइज एंटिटीज़ को. सेक्शन कौन सा है? 194J. और ये सेक्शन क्या कहता है? सब पर्सनस पे एप्लीकेबल है एक्सेप्ट इंडिविजुअल और HUF. सो कंपनीज हो जाए, AJP हो जाए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गई, लोकल अथॉरिटीज़ होगी, कोई भी ऐसी एंटिटीज़ एक्सेप्ट इंडिविजुअल और HUF जो कि सर्विसेज ले रही हैं, प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विसेज किसी और फॉर्म से, किसी और एंटिटी से या इंडिविजुअल से भी, सो उनको ये लागू है. उनको जो है वो पेमेंट अगर वो कर रही हैं उस प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज के लिए, टेक्निकल सर्विसेज के लिए, तो उस पर TDS डिडक्ट करना है. और पेमेंट कौन करेगा फीस के लिए? प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए होना चाहिए, टेक्निकल सर्विसेज के लिए होना चाहिए प्रीडोमिनेंटली. रॉयल्टी इंक्लूड है, रॉयल्टी के लिए पे कर रहे हो तो वो भी इस सेक्शन के अंदर कवर आ जाएगी, प्रोविजन के अंदर. और कोई और से जो भी सम सेक्शन 28 के अंदर जो हमने बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर कवर किए थे उसमें अगर आ रही है तो देन TDS किस हिसाब से डिडक्ट होगा? 10% के हिसाब से चार्ज किया जाएगा. और अगर कॉल सेंटर ऑपरेशन बिजनेस है उसको पे किया जा रहा है, उसकी टेक्निकल सर्विसेज ली जा रही हैं, BPO हायर किया, BPO के कॉन्टेक्स्ट में पेमेंट कर रहे हैं तो 2% TDS कटना है. अदरवाइज सॉफ्टवेयर कोई सर्विसेज ली, कोई और लीगल सर्विसेज ली, कोई भी प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विस वेल की 10% के हिसाब से TDS चार्ज करेंगे जो पे आउट कर रहा है पर्सन. और अगर पेमेंट जो टोटल है एज अ सिंगल अमाउंट और मल्टीपल अमाउंट्स इन अ ईयर बिलोंगिंग टू दैट पर्टिकुलर एंटिटी, अगर वो 20,000 से ज़्यादा का है तो उस केस में 10% के हिसाब से TDS डिडक्ट होगा. देन जो बिजनेसेस 44AB के अंदर कवर हैं जैसे हमने पढ़ी थी तब भी उस केस में जो है वो मॉनेटरी लिमिट जो है वो अगर उनकी टोटल सेल्स या टर्नओवर बेस्ड जो हम प्रोविजन वहाँ पे की थी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर इंक्लूडिंग फॉर दैट पार्ट एज वेल, सो TDS जो उन प्रोविजन में लागू हैं वही सीलिंग्स जो हैं वो लागू होंगी इस प्रोविज़न के लिए भी. देन कई बार क्या होता है कि अब गवर्नमेंट कंपलसरी, फॉर एग्जांपल किसी की हाईवे के पास ज़मीन लग रही है तो उसको गवर्नमेंट कंपलसरी एक्वायर कर लेती है नेशनल हाईवे बनाने के लिए और किसी मैटर के लिए, कोई और IIT डेवलप करना है, IIM बनाना है, कोई और एम्स बनाना है, तो ज़मीन जो है कई बार कंपलसरी एक्वायर कर ली जाती हैं एरियाज़ में अलग अलग एंटिटीज़ के द्वारा. सो अगर किसी की ज़मीन कंपलसरी एक्वायर कर ली गई इमूवेबल प्रॉपर्टी तो उस पर जो पेमेंट हो रही है उस पर भी TDS डिडक्ट होगा अंडर सेक्शन 194LA. क्या प्रोविजंस हैं? जो भी पर्सन पे कर रहा है किसी रेजिडेंट को एज ए कंपनसेशन सच अमाउंट या इंक्रीज्ड कंपनसेशन फॉर सच कंपलसरी एक्विजिशन, सो इमूवेबल प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में एग्रीकल्चरल लैंड के लिए लागू नहीं है, उसके अलावा कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके लिए ये प्रोविजन TDS की लागू है. सो उस केस में 10% के हिसाब से TDS डिडक्ट होगा
किन केसेस में, अगर जो टोटल पेमेंट वो की जा रही है कंपल्सरी एक्विजिशन के लिए वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा इंक्रीज़ करती है। तो देन फाइनली अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड की, इंटरेस्ट इनकम वहाँ से आ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड से 194 LB कोई नॉन रेजिडेंट को पे किया जा रहा है, जो कंपनी ना हो या कोई फॉरेन कंपनी हो उसको भी, या नॉन रेजिडेंट हो, इंडिविजुअल हो, कोई और एंटिटीज़ हो उनको भी। सो उनको इंटरेस्टिंग इनकम अगर पे की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड में उन्होंने इन्वेस्ट किया है इंडिया में, तो उस केस में सेक्शन 10 सबसेक्शन 47 के अंदर, सो उस केस में जो पेमेंट की जा रही है 5% के हिसाब से TDS डिडक्ट होगा, प्लस सरचार्ज और सेस भी लगेगा जो भी उस साल लागू होगा, जो भी रेट्स इन फोर्स होंगी। देन बिजनेस ट्रस्ट की अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम है तो सेक्शन 194 LBA उसके लिए लागू है। और पेमेंट अगर कोई बिजनेस ट्रस्ट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट इनकम कर रहा है अपनी, उस पे जो पेमेंट की जा रही है उस पे चाहे वो नॉन रेजिडेंट को हो चाहे नॉन रेजिडेंट को हो, TDS डिडक्ट करना है। एट द रेट 10% अगर रेजिडेंट को पे किया जा रहा है और 5% अगर नॉन रेजिडेंट को पे किया जा रहा है। और सच इनकम शैल बी ओनली फ्रॉम इन्वेस्टमेंट फंड और इनकम दैट दिस बिजनेस ट्रस्ट हैज़ रिसीव्ड फ्रॉम एनी इन्वेस्टमेंट फंड। देन अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट फ़ंड की स्पेसिफिकली, उसके केस में 10% की TDS डिडक्ट होता है और प्रिस्क्राइब्ड रेट नॉन रेजिडेंट्स के लिए जो भी उस साल के लिए नोटिफाई किए जाए। अगर किसी इन्वेस्टमेंट फ़ंड क्रिएट किया गया, सोवरिजन इन्वेस्टमेंट फ़ंड या और एनी हाउ, सो उस पर इनकम अगर किसी को हो रही है, उसमें से इनकम पे आउट की जा रही है, उस पर भी TDS डिडक्ट होगा। देन फाइनली कोई इंडिया की स्पेसिफाइड कंपनी है, इंडियन कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी है या बिजनेस ट्रस्ट है जो नोटिफाई किया गया है अंडर दिस सेक्शन 194 LC, अगर उसके इंटरेस्ट पेमेंट की जा रही है, सो उस केस में जो भी इंटरेस्ट पे किया जा रहा है बाय सच कंपनी, इंडियन कंपनी और बिजनेस ट्रस्ट, जो फॉरेन करेंसी में इंटरेस्ट वो पे कर रहे हैं, अगर फॉरेन से लोन लिया था, सॉफ्ट लोन और एनी अदर हाउ कमर्शियल बॉन्डिंग, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स एंड सो ऑन, सो उस केस में जो मनी बोरो की गई थी उस चाहे वो लोन अरेंजमेंट के थ्रू थी, चाहे लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स इशू किए थे या रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशू किए थे इन कंपनीज़ ने, और वहाँ पर उस जो अमाउंट रेज़ किया है, लोन रेज़ किया है, उसके कॉन्टेक्स्ट में वो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं। सो उस केस में भी जो बाहर पे कर रहे हैं अब, तो TDS एट द रेट ऑफ 5% शैल बी चार्ज इन एडिशन टू सरचार्ज एज वेल एज सेस दैट शैल बी लेविड। देन फाइनल पार्ट इज़ कि अगर इंटरेस्ट इनकम कोई स्पेसिफिक बॉन्ड्स इशू किए गए हैं या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, वहाँ से किसी को इंटरेस्ट इनकम मिल रही है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट की है और उस पर इंटरेस्ट इनकम मिल रही है, 194 LD एप्लीकेबल है। और इंटरेस्ट इनकम जो है वो नॉन रेजिडेंट को पे आउट की गई हो, वो चाहे FIIs हो सकते हैं, चाहे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, दोनों कैटेगरीज हो सकती हैं नॉन रेजिडेंट की, और जो नॉन रेजिडेंट को पेमेंट है वही कवर्ड है इस सेक्शन के अंदर स्पेसिफिकली। और जो पेई जो है, जो जिसको रिसीव कर रहा है जो पेमेंट, उसने इन्वेस्टमेंट की हो इधर इन रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड ओनली या इंडियन कंपनी के या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ही, ये दो चीज़ें ही इस सेक्शन के अंदर कवर है, उसकी इंटरेस्ट इनकम ही कवर्ड है। और TDS एट द रेट ऑफ 5% ऑफ सच पेमेंट प्लस सरचार्ज एंड सेस शैल बी एप्लीकेबल विच इज़ इन टाइम ऑफ फोर्स एट द टाइम। देन अगर हम बात करें कोई भी अदर अमाउंट जो है कि नॉन रेजिडेंट को पे किया जाए, उसको कवर करता है सेक्शन 195। और ये सेक्शन क्या कहता है कि कोई भी पेमेंट की है किसी पर्सन ने जो नॉन रेजिडेंट को, चाहे वो नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है, कोई कंपनी नहीं है या कोई फॉरेन कंपनी है, सो उस केस में पेमेंट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट विच इज़ नॉट एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ जो हमने पहले कवर कर ली, और जो सैलरी पे जो है वो पेमेंट नहीं होनी चाहिए इंटरेस्ट इन रिगार्ड टू दैट। सो उसके अलावा कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट, कोई भी अमाउंट पे किया जाए, चाहे वो इंटरेस्ट इनकम सिक्योरिटीज़ की नहीं होनी चाहिए और वो सैलरीज की पेमेंट नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा कोई भी पेमेंट हो सकती है, वो इस सेक्शन के अंदर रेजिडुअरी सारी पेमेंट्स NRI नॉन रेजिडेंट्स को कवर होंगी। और TDS डिडक्ट नहीं करना अगर वो जो असेसी है वो एक सर्टिफिकेट असेसिंग ऑफिसर से लेके सबमिट कर दे कि उस पे उसको एक स्पेशल एग्जम्पशन अलाउड है विद अप्रूवल ऑफ CBDT, दैट इज बोर्ड विच इज़ अप्रूव्ड बाय बोर्ड एंड सच इन लाइन विद द प्रोविजंस ऑफ सच एग्जम्पशन बीइंग अलाउड। अगर वो सर्टिफिकेट सबमिट कर दे AO द्वारा, असेसिंग ऑफिसर द्वारा इशूड, सो उस केस में TDS डिडक्ट नहीं होगा। सो जो पर्सन पेमेंट कर रहा है अदरवाइज नॉन रेजिडेंट को, उसको एक इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी पड़ती है टू CBDT टू द बोर्ड थ्रू असेसिंग ऑफिसर इन रिस्पेक्ट टू पेमेंट विच इज़ बीइंग मेड टू सच नॉन रेजिडेंट्स। और TDS क्या है, जो साल के रेट्स नोटिफाई होंगे फाइनेंस एक्ट में इस नॉन रेजिडेंट्स की पेमेंट के लिए, वो TDS रेट्स एप्लीकेबल होंगे इन एंटिटीज़ के लिए नॉन रेजिडेंट की पेमेंट के लिए अंडर सेक्शन 195।
देन अगर हम बात करें डिविडेंड इनकम या कोई और अमाउंट जो है वो पेबल किया गया है 3 डिफरेंट एंटिटीज़ को, वो गवर्नमेंट को पे किया जा रहा हो या आरबीआई को या सर्टन कॉरपोरेशंस लाइक एलआईसी। सो उनको अगर कोई पेमेंट हो रही है डिविडेंड इनकम या कोई और अमाउंट, सो उसके लिए टीडीएस प्रोविजंस कवर्ड है अंडर सेक्शन 196। और ये क्या कहता है कि कोई भी टीडीएस जो इन एंटिटीज़ को पे किया जा रहा है डिविडेंड या किसी भी और फॉर्म में अमाउंट, उन पे टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। देन अगर हम बात करें फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स या जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, इंडियन कंपनी की अगर जो इशू है वहाँ से इनकम किसी को हो रही है, वो उसके लिए टीडीएस की प्रोविजंस लागू हैं अंडर सेक्शन 196C। और ये सेक्शन कहता है कि जो भी इंटरेस्ट इनकम या डिविडेंड पेबल है इन रिस्पेक्ट टू दिस एफसीबी फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स या जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स इंडियन कंपनीज की, जो कि सेक्शन 115AC के अंदर कवर है, तो उस पर 10% के हिसाब से टीडीएस चार्ज किया जाएगा। देन फाइनली अगर हम बात करें इनकम ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फ्रॉम सिक्योरिटीज़ विच आर दे इन्वेस्ट इन इंडियन मार्केट, सो उसके लिए टीडीएस की प्रोविज़न है सेक्शन 196D। और ये क्या कहती है, अगर कोई सिक्योरिटीज़ के रिस्पेक्ट में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FIIs को इनकम हो रही है, उनको कोई अमाउंट पेबल है एज एन इंटरेस्ट इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सच सिक्योरिटीज़, सो उस पर TDS एट द रेट ऑफ 20% डिडक्ट करना है जो भी उनकी पेमेंट है। हाउएवर अगर उनको कोई पेमेंट जब वो ऐसी सिक्योरिटीज़ को बेच दें तो उस पर जो कैपिटल गेन उनको अराइज हो रहा हो उस पर कोई भी TDS चार्ज नहीं किया जाएगा। जो उनकी इनकम होगी, रेगुलर इनकम, इंटरेस्ट इनकम और एनी इनकम, डिविडेंड इनकम, उस पर TDS डिडक्ट होगा एट द रेट ऑफ 20%। अदरवाइज कैपिटल गेन्स जब वो उसकी ट्रांसफ़र कर दें सच सिक्योरिटीज़ की, वो चार्ज नहीं किया जाएगा। सो दिस वाज अबाउट द वेरियस प्रोविजंस रिलेटेड टू TDS mechanism as prescribed by the Income Tax Act.